रोजगार वित्त सेवा में आपका स्वागत है। आज हम लोग सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन अचानक कमी के कारण खाली जगह होगी। क्या भरा जाएगा? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, निवेश में वृद्धि, बचत में वृद्धि या फिर ऋण अनुरोधों में वृद्धि। जन्म दर में अचानक कमी अगर हो रही है, उसके कारण किसमें वृद्धि होगी? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। क्यों? क्योंकि प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है कि देश में कितनी आय हुई। कुल आय, देश की कुल आय बटे वहाँ की जनसंख्या का भाग दिया जाता है। तो जब अचानक कमी हो रही है, जन्म दर में कमी हो जाएगी तो जनसंख्या हो जाएगी कम। तो जनसंख्या जब कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो जाएगी। इसका सही आंसर होगा ए, यानी फर्स्ट। सभी लोगों से मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस 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 करिए। भले ही आप एक या 1.5 घंटे समय निकाल कर प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि आपको वहाँ असुविधा ना हो। आपको ऑप्शन ढूंढने में सीधा टिक ऑप्शन पे ही जाना चाहिए, सही वाला याद होना चाहिए आपको, तुक्का लगाने की आवश्यकता ना पड़े। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्नलिखित शिलालेखों में से किसमें पाया गया है? एहुल स्तंभ शिलालेख, जूनागढ़ शिलालेख, नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख या फिर दामोदर ताम्रपत्र शिलालेख। तो इसका सही आंसर है नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख में हर्षवर्धन की वल्लभी विजय का उल्लेख किया गया है, नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर के समय मुगल साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा क्या थी? अर्थात अकबर के समय जो पश्चिम तक सीमा थी, अंतिम पश्चिमोत्तर सीमा क्या थी? कहाँ तक उसका कब्जा था? पंजाब तक, हिंदकुश पर्वत तक, काबुल तक या फिर सिंध तक? इसका सही आंसर है हिंदकुश पर्वत, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। हिंदकुश पर्वत पड़ता है, वहाँ तक पश्चिमोत्तर सीमा थी, वहाँ तक अकबर का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा है। इसको बोलते हैं ऑप्सोर, अपसौर, अपोजी या पेरजी। तो सूर्य से सबसे न्यूनतम दूरी, अर्थात ये भी पूछ सकता था कि पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है या अधिकतम दूरी कब होती है, तो उसे क्या कहते हैं? पूछा गया न्यूनतम दूरी, सबसे कम दूरी, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे कम दूरी कब होती है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था। तो इसका सही आंसर है ऑप्सोर। अब ये भी पूछ सकता था कि ऑप्सोर की घटना कब घटित होती है, यानी सूर्य पृथ्वी के सबसे कब नज़दीक होता है, तो ये होता है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को सूर्य सबसे नज़दीक होता है पृथ्वी के। और ऑप्सोर का मतलब है कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी सर्वाधिक होती है। तो सर्वाधिक दूरी कब होगी? गर्मियों में 4 जुलाई को। 4 जुलाई को कौन सी घटना होती है? अपसौर की, अर्थात सूर्य सर्वाधिक दूरी पर होता है पृथ्वी से। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले तो सभी लोग जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर कर दें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पार्सन पॉइंट, लाहिचिंग पॉइंट या फिर पिगमिलियन पॉइंट? इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम, ये इंदिरा गांधी के नाम पर पड़ा था। इंदिरा पॉइंट भारत का ये दक्षिणतम बिंदु है। तो इसका सही आंसर है, इसके सभी विकल्प सही हैं, क्योंकि पार्सन पॉइंट, लाइचिंग पॉइंट और पिगमिलियन पॉइंट के नाम से इंदिरा पॉइंट का, और ये अंडमान और निकोबार के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक क्या नाम था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुरेंद्रनाथ बोस, नरेंद्र नाथ दत्त, विद्यासागर राय और श्यामल बोस? सरल क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, किसी भी कंडीशन में सरल क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद का क्या नाम है? नरेंद्र नाथ दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेद्दा निम्नलिखित में से किस देश की जनजाति है? बहुत पूछी जाती बेद्दा जनजाति। मालदीव, म्यांमार, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश? बेद्दा जनजाति कहाँ की है? अपना पड़ोसी देश श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? अब 3 कथन होंगे वो गलत होंगे, एक कथन होगा वो सही होगा। अधातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। दूसरा है अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तीसरा है धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, या सभी विकल्प सही हैं? बताइए इसका क्या आंसर है? इसका सही आंसर है कि धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संवैधानिक रूप में है? अर्थात संवैधानिक रूप में अर्थात जिसका संविधान में उल्लेख किया गया है। नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, या फिर वित्त आयोग। तो आपको पता होगा कि नीति आयोग के पहले कौन सा आयोग था? योजना आयोग था, जो उसको बदलकर नीति आयोग आ गया उसके स्थान पर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये भी संवैधान है क्योंकि संविधान में इसका भी उल्लेख नहीं है। केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसका भी उल्लेख संविधान में नहीं है। लेकिन वित्त आयोग ऐसा आयोग है जिसका संविधान में उल्लेख अनुच्छेद 280 में दिया गया है। जब अनुच्छेद 280 में जब दिया गया है तो ये कौन सा हुआ? ये संवैधानिक निकाय हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? भाग 7 में, भाग 8 में, भाग 11 या फिर भाग 9A में? ये तो सभी को पता होगा कि नगर पालिकाओं के बारे में किस में बताया गया है। इसका सही आंसर है भाग 9A में। 1992 में ये जोड़ा गया था, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। बहुत पूछा जाता है कि नगर पालिकाओं को कब जोड़ा गया, तो इसका सही आंसर है नगर पालिकाओं को संविधान संशोधन 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। किस भाग में? भाग 9A में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैव उत्प्रेरक का उपयोग जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करने के लिए करते हैं। अर्थात बड़े पदार्थों को, जटिल पदार्थों जो क्रिटिकल होते हैं उनको सरल पदार्थों में खंडित करना, छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित करने का काम। इन जैव उत्प्रेरकों को क्या कहा जाता है? एंजाइम, हार्मोन, विटामिन, या कोई विकल्प सही नहीं है? इसका सही आंसर है एंजाइम। इसीलिए कभी देखा हो जब आपका डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ होता है तो डॉक्टर आपको एंजाइम वगैरह क्यों देता है? इसीलिए एंजाइम देता है क्योंकि आपका भोजन का पाचन सही से हो सके। ये एक कैटलिस्ट का काम करता है, जैव उत्प्रेरक का काम करता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। समाचार पत्र बंगाल गजट, जो कि 1780 में आया, भारत का पहला समाचार पत्र। बहुत पूछा जाता है भारत का पहला समाचार पत्र कौन है, तो ये क्वेश्चन इसमें से ही छिपा हुआ है कि भारत का पहला समाचार पत्र अगर पूछा जाता है तो इसका सही आंसर है बंगाल गजट। लेकिन ये पूछा है कि बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? जी.के. गोखले, जी.के. हिक्की, बी.जी. तिलक, या फिर एनी बेसेंट? इसका सही आंसर है जे.के. हिक्की। जे.के. हिक्की महोदय ने बंगाल गजट अर्थात भारत का पहला समाचार पत्र चलाया था। नेक्स्ट प्रश्न, और ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी में जुड़े हुए 20 ओम तथा 30 ओम वाले दो प्रतिरोधों का प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा? तो आपको पता है कि जब प्रतिरोधों को जोड़ते हैं, जब समांतर में जब जुड़े हुए हों प्रतिरोध, तो हर समय घरों में जो वायरिंग करते हैं किस तरीके से करते हैं? समांतर श्रेणी में करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध कम हो। जब प्रतिरोध कम होगा तो कंजम्पशन भी कम होगा। तो इस तरीके इसका सूत्र है 1/R, अर्थात रेजिस्टेंस। R का मतलब है रेजिस्टेंस अर्थात प्रतिरोध है। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, अर्थात दोनों प्रतिरोधों को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? 1/R1 का मान है 20 ओम और दूसरे का है 1/30। ये R2 हो गया 30 ओम का। इसका एलसीएम लिया तो आया कितना? 60।
तो 20 का भाग दिया, इसका 3 बार गया, और 30 का भाग देंगे तो 2 बार गया। इस प्रकार होगा इसका आंसर 5/60। इसको काट लेंगे तो आएगा इसका 1/12। ठीक है, 1/r इक्वल टू 1/12। जब इसको 1/r को उल्टा करेंगे तो r इक्वल टू हो जाएगा 12 ओम, जो कि ऑप्शन 2 में दिया गया है। ऑप्शन 2 में दिया गया है 12 ओम। इसको एक बार रिपीट करके देख लें, इसका सही आंसर आएगा 12 ओम। अगर यही प्रतिरोध समांतर ना होता तो श्रेणी में अगर जुड़ा होता प्रतिरोध तो इसको हम डायरेक्ट जोड़ देते, लेकिन क्या कहा, समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी में प्रतिरोध कम हो जाता। निम्नलिखित में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताएं। किसकी बात कर रहा है? पश्चिमी तट की बात कर रहा है। सिंधु का मैदानी क्षेत्र, असम क्षेत्र, कोरोमंडल तट क्षेत्र, या फिर मालाबार क्षेत्र। अब ये रहा दक्षिणी क्षेत्र है इंडिया का। पश्चिमी तट किधर होगा? ये वाला से क्षेत्र। तो इसका सही आंसर होना चाहिए मालाबार वाला। मालाबार अर्थात जो केरल साइड का है। लेकिन कोरोमंडल क्षेत्र ये तमिलनाडु साइड वाला होता है, ये कोरोमंडल क्षेत्र पड़ता है। तो इसका सही आंसर है मालाबार क्षेत्र, क्योंकि मालाबार क्षेत्र ये पश्चिमी है, ये वाला केरल साइड वाला, और तमिलनाडु साइड वाला कौन सा है? कोरोमंडल क्षेत्र। लेकिन पूछा गया कौन सा? पश्चिमी। सिंधु का मैदानी क्षेत्र ये तो उत्तर पश्चिम की तरफ हो जाएगा। असम क्षेत्र ये पूर्व की ओर हो जाएगा, लेकिन पश्चिम पूछा है तो इसका आंसर सही है मालाबार क्षेत्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है कंप्यूटर का क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट शैली, आकार या फॉन्ट का रंग आदि विकल्प किसमें होते हैं? कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, सेंटेंस फॉर्मेटिंग, या फिर फॉन्ट फॉर्मेटिंग। इसका सही आंसर है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में क्या होता है? फॉन्ट है, फॉन्ट शैली, फॉन्ट का आकार, फॉन्ट का रंग, ये सब कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सभी को पता होगा। एपीसेंटर किसे कहते हैं? एपीसेंटर अंग्रेजी में बोलते हैं इसको, एपीसेंटर हिंदी में कहते हैं अधिकेंद्र शब्द। किससे संबंधित है? भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रवात, या भूस्खलन। इसका सही आंसर है भूकंप। भूकंप का जो सेंटर होता है, जहाँ से भूकंप स्टार्ट होता है, उसे बोलते हैं अधिकेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं, क्या कहलाती है? डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, या फिर हिंडनबर्ग रेखा। सभी को पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा जो बनाई थी वो, कौन सी रेखा है? रेडक्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली संस्कृति कहाँ पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पुर्तगाली संस्कृति कहाँ पाई जाती होगी? जहाँ पुर्तगाली पहले आए होंगे और सबसे लास्ट में गए होंगे। तो एक ही स्थान है जहाँ पुर्तगाली सबसे शुरुआत में आए और सबसे लास्ट में गए, तो वो है जगह गोवा। गोवा में आज भी पुर्तगाली संस्कृति देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बताने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक पारंपरिक मंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं? यानी प्रतिदिन एक नाटक 8 दिनों तक चलता है कार्यक्रम। यक्षगान, कृष्णाटम, माच, या फिर तेरुकुथु। यक्षगान कहाँ का है? यक्षगान कर्नाटक का है, और कृष्णाटम ये अपना केरल का है। नेक्स्ट प्रश्न, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान संस्थान जो कि कलपक्कम में है, ये भी पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कलपक्कम ऑप्शन दिया जा सकता है, लेकिन इसने पूछा है राज्य, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, या फिर केरल। इसका सही आंसर है तमिलनाडु। कलपक्कम कहाँ पड़ता है? ये तमिलनाडु में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वींसबेरी नियम किस खेल से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, टेनिस, या फिर बॉक्सिंग। इसका सही आंसर है बॉक्सिंग।
यानी अर्थात कहीं मुक्केबाजी भी लिख के आ सकता है। क्वींसबेरी नियम मुक्केबाजी में अर्थात बॉक्सिंग में खेल से संबंधित है। यूनेस्को द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में प्रसिद्ध होने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ये यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार है? वोकर पुरस्कार, मैक्सेसी पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार या फिर कालिदास सम्मान? इसका सही आंसर है कलिंग पुरस्कार। बहुत पूछा जाता है कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद का क्वथनांक सबसे कम होता है? केरोसिन, केरोसिन अर्थात मिट्टी का तेल, डीजल, गैसोलीन या लुब्रिकेंट्स ऑयल? सबसे क्वथनांक सबसे कम पूछा गया है, तो सबसे कम क्वथनांक होना चाहिए गैसोलीन का, जो 25 से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर खोलने लगता है। और सबसे अधिक पूछा जाता, अगर अधिक पूछा जाता तो लुब्रिकेंट्स तेल का होता है। ये लगभग 350 के आसपास होता है इसका। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बांदीपुर, जिम कॉर्बेट, वेलावदर या फिर पेरियार? प्रथम राष्ट्रीय पार्क की बात कर रहा है, तो इसका सही आंसर है प्रथम राष्ट्रीय पार्क है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट ये कब बना था? ये बना था 1936 में। 1936 में पहले इसका नाम था हेली नेशनल के नाम से, हेली नेशनल टाइगर पार्क था, लेकिन बाद में जिम कॉर्बेट पार्क हो गया। ये राष्ट्रीय पार्क है। अब ये पूछा जाए कि जिम कॉर्बेट किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है टाइगर के लिए, टाइगर के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में डीएनए का कार्य है प्रोटीन की संश्लेषण में मदद करना, आनुवंशिकता को नियंत्रित करना, शरीर में ऊर्जा के निकलने में मदद करना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करना नहीं, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य तो होता है लेकिन मदद करने का, ये गलत हो जाएगा। आनुवंशिकता को नियंत्रित करना, ये भी गलत है। आनुवंशिकता को नहीं नियंत्रित करता। ये क्या करता है? काम इसका रहता है कि आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करना होता है। आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है, क्रियाओं का संचालन करता है। अर्थात आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन का मतलब है कि आनुवंशिक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुणों को ले जाने का काम करता है डीएनए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी लाल ग्रह कहा जाता है? प्लेटो, शुक्र, बृहस्पति या फिर मंगल? अब लाल ग्रह क्यों कहा जाता होगा? क्योंकि इसमें फेरस ऑक्साइड अर्थात लौह ऑक्साइड के की अधिकता है। तो लौह ऑक्साइड की अधिकता किसमें है? मंगल ग्रह पर, जहाँ अपना मंगलयान भेजा गया था। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लौह तत्व की अधिकता है, लौह ऑक्साइड की, इसलिए यहाँ लाल रंग पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद अशोक की नीति में परिवर्तन आया? अर्थात अशोक पहले बहुत क्रूर या निर्दयी शासक था, लेकिन बाद में उतना ही दयालु शासक बन गया। किस घटना के बाद? तृतीय बौद्ध संगीति के बाद, कलिंग युद्ध के बाद, या फिर बुद्ध द्वारा अपमानित होने पर, या फिर श्रीलंका में अपने दूत भेजने के बाद? इसका सही आंसर है कलिंग युद्ध। लगभग 261 ईसा पूर्व की पहले लगभग युद्ध चला था, और उस ये युद्ध खत्म होने के बाद, कलिंग युद्ध खत्म होने के बाद बौद्ध की नीति अशोक की नीति में परिवर्तन आया। अर्थात वह दयालुता, उसके अंदर दयालु का भाव आया और उसने मानव की सेवा करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? राष्ट्रीय गान कौन सा होता है? जन गण मन के नाम से भी लिखा जाता है। तो ये किसने लिखा है? वीजी वर्गीस, बंकिम चंद्र चटर्जी, अरविंद अडिगा या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? इसका सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने राष्ट्रीय गान लिखा।
ठीक है। तो ये स्वीकृत कब किया गया? जो राष्ट्रीय गान है ये 24 जनवरी 1950 24 जनवरी 1950 को ये स्वीकृत किया गया। अब मुझसे राष्ट्रगान की बात, अब राष्ट्रगीत कौन सा है, राष्ट्रगीत किसने लिखा? तो बंकिम चटर्जी ने राष्ट्रगीत लिखा इन्होंने। राष्ट्रगीत कौन सा होता है? राष्ट्रगीत होता है वंदे मातरम। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसरो द्वारा GSLV लॉन्च वाहन पर लॉन्च किए गए नवीनतम भू स्थिर उपग्रह संचार उपग्रह का नाम बताएं, जिसे विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के लिए उसकी संचार क्षमता को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। अर्थात ये कह रहा है जो एयरफोर्स के लिए कम्युनिकेशन संचार क्षमता है, कम्युनिकेशन की क्षमता बढ़ाने के लिए कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया है? वो इसरो द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भेजा गया है। GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसके द्वारा उपग्रह लॉन्च किया जाता है। तो कौन सा उपग्रह है? GSAT 6B, GSAT 7B, GSAT 7A या फिर GSAT 8B? इसका सही आंसर है GSAT 7A। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से गलत युग्म को इंगित कीजिए। चमड़ा कानपुर में फेमस है, बिल्कुल सही बात है। वाराणसी सीमेंट के लिए, मेरठ चीनी के लिए और सहारनपुर कागज़ के लिए। कौन सा इसमें गलत युग्म को पहचाना है? ये तो सही है, सहारनपुर कागज़ के लिए है, मेरठ चीनी के लिए, लेकिन जो सीमेंट के लिए ये नहीं है। वाराणसी सीमेंट के लिए है, सोनभद्र सीमेंट के लिए, लेकिन वाराणसी किसके लिए फेमस है? ये है लकड़ी के खिलौनों के लिए वाराणसी फेमस है, इसलिए इसका आंसर हुआ दूसरा गलत। नेक्स्ट प्रश्न पता होगा ये। उपर्युक्त चिन्ह है, वो संकेत है, क्या दर्शाता है? आगे खेल का मैदान है, आगे लोग सड़क पार कर रहे हैं, आगे स्कूल है या फिर उपर्युक्त सभी? बताएं। इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ये मैं नहीं बताऊंगा, सभी लोगों ने देखा होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से किसमें जनगणना 2011 के अनुसार निम्नतम साक्षरता अंकित की गई? अर्थात सबसे कम साक्षरता किस जिले में है? मैनपुरी, बहराइच, बदायूं या फिर श्रावस्ती? तो इसका सही आंसर है श्रावस्ती। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सही सुमेलित है? अर्थात एक सुमेलित होगा, 3 गलत होंगे। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? बखीरा है संत कबीर नगर, उन्नाव में नहीं है, ये गलत हो गया, सही सुमेलित नहीं है। ओखला वन्यजीव अभयारण्य, ये तो सभी को पता है, कहाँ है? ललितपुर में नहीं है, ये है गौतम बुद्ध नगर में, ये भी गलत हो गया। सांडी वन्यजीव अभयारण्य हरदोई, बिल्कुल सही है। सांडी कहाँ है? सांडीला जिला, और सांडी वन्यजीव अभयारण्य ये हरदोई में पड़ता है। महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य बस्ती अभयारण्य, ये भी गलत है। महावीर स्वामी कहाँ है? ये ललितपुर में है, ये भी गलत। अच्छा, सांडी पक्षी विहार कहाँ है? हरदोई। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में नगरों में भौगोलिक दृष्टि से अवरोही क्रम में बताना है। अर्थात भौगोलिक दृष्टि के मतलब सबसे बड़ा कौन जिला है, उससे छोटा कौन जिला है, क्षेत्रफल के आधार पर ये बताना है। तो इसका समय ना बर्बाद करते हुए इसका सही आंसर है, सबसे बड़ा होगा वाराणसी, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर बागपत और संत कबीर नगर। इसका सही आंसर है ऑप्शन चौथा। याद कर लें इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रखा मिलेगा आपको, नोट कर लो। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? एस्टीज, थारू, गोंड, खैरवार या फिर चेरू? सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है एस्टीज की, तो वो है थारू जनजाति। नेक्स्ट प्रश्न, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? लखनऊ में, वाराणसी, आगरा या उपरोक्त में से कोई नहीं? बायोटेक्नोलॉजी पार्क है वो लखनऊ में है, सभी को पता है, ना पता हो तो याद कर लो इसको। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे?
गोविंद बल्लभ पंत, TN सिंह, नित्यानंद स्वामी या फिर राम नरेश यादव। पहले तो सभी लोग जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर कर लें। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? मुख्यमंत्री नहीं रहे, आपको उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको जरूर पता होगा। गोविंद बल्लभ पंत तो भाई रहे हैं, TN सिंह भी रहे हैं, और राम नरेश यादव तो पता ही है। लेकिन नित्यानंद स्वामी जी नहीं रहे। ये कहाँ के हैं? ये अपने पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के रहे, उत्तराखंड के CM रहे हैं, ये अपने उत्तर प्रदेश के नहीं रहे। तो सभी लोग चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, और सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।